दोस्तों, क्या आपकी लाइफ भी 9 to 5 के साइकिल में फंस गई है? क्या आप 9 बजे ऑफिस के डेस्क में बैठने के साथ शाम 5 बजे छुट्टी होने का वेट करते हैं? क्या पूरे वीक आपको सिर्फ वीकेंड का वेट रहता है? क्या टीएल यानी टीम लीडर के ताने सुन सुनकर आपका भी मन करता है कि जॉब को छोड़ दूं और अपना कुछ करूं? क्या आप अपने 20s में ही कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपको अपनी लाइफ के अगले 30 साल कॉर्पोरेट में धक्के ना खाने पड़े और बस कुछ साल काम करके आप रिटायर हो जाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अमेजिंग स्टेप्स बताने वाला हूं जिसे फॉलो करने के बाद आप अपने यंग एज में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो जाएंगे। इस वीडियो में बताए सारे ही स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए चलिए इस स्टोरी को देखते हैं। रॉकी और सनी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों सेम कॉलोनी में रहते थे, सेम स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ तक कि दोनों का कॉलेज भी सेम था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे और उनका लाइफस्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम था। पर जब दोनों कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो उन्हें जॉब की वजह से अलग होना पड़ता है, क्योंकि दोनों की जॉब अलग अलग जगह पर लगी थी। दोनों अपने जॉब में काफी खुश भी थे। रॉकी ने जॉब ज्वाइन करने के साथ ही सोच लिया था कि वो अपने पिता की तरह घिसी पिटी बोरिंग सी लाइफ नहीं जिएगा, क्योंकि रॉकी के पिता पूरी जिंदगी कंजूसी करते रहे। वो एक एक पैसे गिन गिन कर खर्च करते। उन्होंने घर भी 55 की एज में जाकर बनाया था, इसलिए रॉकी को सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी थी। उसे अच्छी लाइफ जीनी थी, इसलिए वो बकेट लिस्ट बनाता है और उसमें उन सभी चीजों के नाम लिखता है जो उसे चाहिए, जैसे घर, कार एक्सेट्रा। रॉकी समझ गया था कि जितनी उसकी सैलरी है उतने में वो अपनी सारी विश पूरी कर सकता है, इसलिए वो लोन लेकर अपने ऑफिस के पास एक 2 BHK फ्लैट ले लेता है, जहां उसे 18,000 रुपए EMI देनी पड़ती है। फिर रॉकी लोन पर ही एक कार ले लेता है, जहां उसे 6,000 रुपए की EMI देनी पड़ती है। इस तरह रॉकी ने 24,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट बनाकर खुद को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा लिया था। रॉकी को घर गाड़ी मिलने के बाद ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने के लिए वो हर वीक क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, हर महीने फैमिली को रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाता, सोशलाइज करने के लिए ऑफिस में अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में कभी लंच पर तो कभी कॉफी पर चला जाता, क्योंकि जॉब ज्वाइन करने के हफ्ते भर बाद ही वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है। दूसरी तरफ सनी की भी अच्छी कंपनी में जॉब लगी थी, जहां उसे काफी अच्छा पैकेज मिल रहा था, लेकिन रॉकी की तरह सनी को शो ऑफ करने में इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करता था, इसलिए वो अपने ऑफिस से थोड़ी दूरी में एक रेंट के घर में रहने लगा। वो हर रोज सुबह जिम जाता, घर का बना खाना खाता और काफी नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेंड करता था। सनी अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी 2,000 रुपए अलग करके रखता, ताकि उसे बोरियत फील ना हो। रॉकी की तरह सनी जॉब लगते ही घर और कार खरीदने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि मार्केट रिसर्च करता है और अपने लिए अच्छे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड ढूंढता है। इसी के साथ सनी हर महीने इंडेक्स फंड में पैसे भी जमा करता है, लेकिन सनी जानता था कि सिर्फ SIP करके वो अर्ली रिटायर नहीं हो सकता है, इसलिए सनी SIP करने के साथ अपने आप को स्किल अप करता है और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में तो जॉब के साथ बिजनेस करने में उसे काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ महीने बाद उसका बिजनेस चलने लगता है और वो अपने अंडर एक बंदे को हायर करता है। सनी का काम स्मूथली चल ही रहा था कि एक दिन उसे उसके दोस्तों का कॉल आता है, जो उसे कॉलेज रीयूनियन के लिए बुलाते हैं। रॉकी भी रीयूनियन में जाता है। वो अपने फैंसी लग्जूरियस कार में ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड वॉच पहनकर एंट्री लेता है। सभी की नजर उसी पर होती है। वहीं सनी भी अपनी मारुति स्विफ्ट में आता है और उसके कपड़े भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सनी को देखकर रॉकी उससे अपनी कार, घर और वॉच के बारे में बातें करने लगता है और सबके सामने सनी की काफी इंसल्ट करता है। सनी काफी रिलैक्स होकर उसकी सारी बातें सुनता है, क्योंकि उसे पता था कि जिस रास्ते में वो जा रहा है उस रास्ते में चलकर वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद रॉकी का बॉस उसे अपने पास बुलाता है और उसे एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उस टाइम कंपनी एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही थी। रॉकी टाइम पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी जॉब चली जाती है, जिस वजह से वो सदमे में चला जाता है। उसके ऊपर 25,000 की EMI थी, जो उसे अगले 20 साल तक चुकानी थी। होम लोन कम करने के लिए रॉकी अपने कार को बेच देता है। वो 20 लाख के कार को डेप्रिसिएशन की वजह से 9 लाख में बेचता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अभी भी काफी लोन था। रॉकी बहुत परेशान था। उसने फिर सनी को फोन लगाया और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताई। रॉकी की बात सुनकर सनी ने उसे मिलने को कहा। रॉकी जब सनी के घर जाता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सनी का घर काफी बड़ा था और उसके घर में न सिर्फ ब्यूटीफुल गार्डन बल्कि स्विमिंग पूल भी था।
सनी की लाइफस्टाइल देखकर रॉकी हैरान रह जाता है और सनी से पूछता है, भाई ये सब कैसे और तेरा काम कैसा चल रहा है? सनी कहता है कि मैंने तो 2 साल पहले ही अपनी जॉब क्विट कर दी है और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा बिजनेस सही चल रहा है, मेरे एम्प्लॉयज की टीम सारे काम मैनेज कर लेती है, प्लस मेरा इन्वेस्टमेंट से भी मुझे इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल जाता है, जिससे मेरा और मेरे फैमिली का खर्चा निकल जाता है और हर कुछ महीने में हम लोग ट्रिप पर भी चले जाते हैं। वैसे मैं अभी किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा पार्टनर बनकर मेरे साथ काम करे और मेरे बिजनेस को हैंडल करे। इसके लिए मैं उसे 30,000 रुपए भी दूंगा। तब रॉकी कहता है, अरे भाई मैं हूं ना, मुझे ये काम आते हैं, मैं ये काम इजीली कर दूंगा। फिर रॉकी सोचता है उसने और सनी दोनों ने ही एक साथ जॉब ज्वाइन किया था, तो 30 साल की एज में वो रिटायर कैसे हो सकता है? सनी ऐसा कर पाया क्योंकि वो वेल्थ क्रिएशन के 5 स्टेप्स जानता था और वो एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो भी करता था। स्टेप नंबर 1, टेक नो लोन्स। सनी के अर्ली रिटायरमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि उसने कभी भी कोई लोन नहीं लिया, उसको किसी को भी पैसे नहीं देने थे। रॉकी की तरह मैक्सिमम लोग अपने फाइनेंशियल जर्नी के स्टार्टिंग में ऐसी गलती कर देते हैं। वो जॉब लगने के साथ ही लोन लेना शुरू कर देते हैं और खुद को ऐसे ट्रैप में फंसा लेते हैं, क्योंकि वो 30-40 हजार की जॉब में ही घर, गाड़ी, लग्जरी सब कुछ खरीदना शुरू कर देते हैं, भले ही फिर वो चीजें लोन पर ही क्यों न ली हों। लोग 15-20 लाख की कार, 50-60 लाख का अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, 1-1.5 लाख का आईफोन खरीद लेते हैं और इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनीज उनके काम आते हैं। जब लोग अपनी छोटी सी सैलरी में इतनी सारी ख्वाहिशें लेकर इन कंपनीज के पास जाते हैं तो ये कंपनी स्पून फीडिंग जितने आसान तरीके से इन्हें सब कुछ दे देते हैं। अब आप सोचो, इस एज में इंसान को जॉब करने के साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहिए था, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए था। उस एज में ये सब करने की जगह अगर वो हर महीने अपनी 30-40 हजार की सैलरी से 20-25 हजार की EMI भरता है तो क्या इतना EMI देने के बाद वो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाएगा? नहीं, राइट। इसलिए अगर आप अर्ली रिटायरमेंट का सोचते हैं या अमीर बनना चाहते हैं तो आपको गलती से भी कोई लोन नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके आपको अपना फोकस मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करने में देना चाहिए ताकि आप स्टेप 4 को अच्छे से यूज कर सके। स्टेप नंबर 2, यूज 50-30-20 रूल फॉर बजटिंग। जब भी लोग फाइनेंशियली फ्रीडम के बारे में सोचते हैं तो उनका फोकस सिर्फ इस चीज में होता है कि किसी भी तरह बस उनकी इनकम बढ़ जाए या फिर कोई जैकपॉट लग जाए। लोग अमीर तो बनना चाहते हैं पर अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं करना चाहते। अक्सर देखा जाता है लोग बजटिंग को डायरेक्टली इग्नोर करते हैं और ये चीज उन्हें मिडिल क्लास बनाकर रखता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जब मार्केट जाते हैं तो वहां से कुछ न कुछ उठा कर ले आते हैं। कुछ अच्छा खाने पीने का मन किया तो स्विगी या जोमेटो करके मंथ एंड से पहले अपना पैसा खत्म कर लेते हैं। लेकिन अपने सनी ने ऐसा नहीं किया। उसने स्टार्टिंग से ही अपने पैसों को मैनेज किया, अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखा और उसने अपने अर्ली स्टेज में फ्रूगल लिविंग में ज्यादा ध्यान दिया। देखो गाइस, बजटिंग के बिना फाइनेंशियली फ्री होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आप अपने 20,000 रुपए को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप 2 लाख कैसे मैनेज करेंगे? इसलिए आपको भी सनी की तरह बजटिंग के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने इनकम का 50% अपने नीड्स पर स्पेंड करना है, 30% आपको इन्वेस्टमेंट में यूज करना है और रेस्ट 20% आप अपने एंटरटेनमेंट, वांट्स या पार्टी के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप महीने का 25,000 कमाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 90% इंडियंस की एवरेज सैलरी होती है, तो उसका 50% यानी 12,500 आपको अपने नीड्स जैसे फूड, रेंट, बिल्स पे करने के लिए रखना है। 7,500 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें आप 5,000 रुपए की SIP आराम से कर सकते हैं और 2,000 रुपए स्टॉक्स में लगा सकते हैं और बचे 5,000 आप महीने में खुद के ऊपर खर्च कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने जॉब से बर्न आउट हो तब आप खुद को रिलैक्स कर सको और आपको लेफ्ट आउट फील ना हो। जैसे सनी 2,000 रुपए अपने एंटरटेनमेंट में खर्च करता था, और ऐसा अगर आप अगले 5 से 10 साल के लिए करते हैं तो आप इजीली फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडिया। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना जरूरी है। आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इससे पता चलता है कि आप कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे या नहीं। रॉकी और सनी वाली स्टोरी को अगर हम देखें तो रॉकी ने कार, वॉच जैसी डेप्रिशिएबल चीजों में अपना पैसा लगाया था, वहीं सनी ने अपना पैसा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में लगाया, जहाँ से उसे काफी अच्छा रिटर्न मिला। इसलिए आपको पहले समझना होगा कि हर वो चीज जो आप एसेट समझकर खरीद रहे हैं वो एसेट्स नहीं है। आपको हमेशा उन एसेट्स में पैसे लगाने चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो करके आपको अच्छे रिटर्न ला कर दे, जो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। पर रॉकी की तरह, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस के सर पर EMI का बोझ होता है, इसीलिए उनका सारा टाइम बस मंडे टू सैटरडे 9 to 5 जॉब करने और संडे आराम करने में निकल जाता है।
वो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जबकि वहीं सनी जैसे लोग जिन पर किसी तरह का कोई लोन नहीं होता, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अलग अलग चीजों के बारे में सोच सके और ट्राई कर सके, जैसे सनी ने किया। सनी ने न सिर्फ इंडियन मार्केट को स्टडी किया, बल्कि मार्केट स्टडी करने के साथ ही उसने साइड बाय साइड अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। तो उसकी तरह आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारा इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आप इंडिया में कोई स्मॉल बिजनेस करने से लेकर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक इन्वेस्टिंग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसिव इनकम क्रिएट करने के सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चाहे आप कोई भी काम करें, स्टार्टिंग में आपको कोई भी चीज करने के लिए पैसे इन्वेस्ट तो करने पड़ेंगे, पर एक बार अगर आपने हार्डवर्क करके अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया तो आप बाद में उसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि आपको स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना होगा, तभी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि तभी आप अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे और कंपाउंडिंग के पावर को समझ पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं मेरे फेवरेट स्टेप की तरफ, यानी स्टेप नंबर 4, अनलीश द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, और जो इसे नहीं समझता वो इसे चुकाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो लोग कंपाउंडिंग के बारे में सिर्फ जानते हैं, क्योंकि उसके पावर को समझते नहीं है। वो लोग नेगेटिव कंपाउंडिंग के शिकार हो जाते हैं। नेगेटिव कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा आपके जेब से कंपाउंड होकर निकल रहा है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को देखिए। नॉर्मली लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, तो ऐसे मान लो आपने 50 लाख का लोन 9% इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए लिया, तो आपको सिर्फ 63,338 रुपीज ईएमआई 10 साल तक देनी होगी। मतलब 10 साल बाद आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन बैंक वाले कभी आपको ये ऑप्शन देते नहीं है। वो आपको हमेशा वही ऑप्शन देते हैं जिसमें आपको लगता है कि फायदा आपका हो रहा है, बट इन रियलिटी सारा फायदा बैंक को होता है। बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप अपना डाउन पेमेंट का अमाउंट ज्यादा रखें और लोन का टेन्योर भी छोटा रखें, ताकि आपको ज्यादा ईएमआई नहीं देना पड़े। इसकी जगह बैंक आपको एडवाइस करता है कि आपको डाउन पेमेंट कम रखना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और रही बात ईएमआई भरने की, तो अगर आप 15 या 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई का अमाउंट छोटा होगा, जिससे आप इजीली ईएमआई पे भी कर पाएंगे। आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को देखिए। सेम प्रिंसिपल, लोन अमाउंट, सेम इंटरेस्ट, सिर्फ टेन्योर अगर 10 साल से 20 साल कर दे। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेन्योर बढ़ा देने से ईएमआई तो कम हो गई है, लेकिन इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। और जहां 10 साल में आप 76 लाख चुकाने वाले थे, वहीं अब आपको 1 करोड़ से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। मतलब जैसे आपके लोन पेमेंट का टेन्योर बढ़ा, वैसे ही आपका इंटरेस्ट भी मल्टीपल हो गया। इसे कहते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग। लेकिन सनी जैसे लोग कभी भी इस तरह के नेगेटिव कंपाउंडिंग के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो जानते हैं द लॉन्गर द टाइम द बेटर द रिजल्ट, यानी कंपाउंडिंग टाइम के साथ वर्क करती है। इसलिए वो कंपाउंडिंग की पावर को अपने फेवर में यूज करते हैं। सनी ने 10,000 रुपए की एसआईपी 20 साल के लिए इंडेक्स फंड में की थी, जहां उसे 14% का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो 20 साल बाद उसके पास 1 करोड़ 30 लाख की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। मतलब 20 साल बाद सनी जितना पैसा अपने लोन में चुकाएगा, उससे ज्यादा तो सनी अपने एसआईपी से कमा लेगा। और अगर सनी ज्यादा रिटर्न के लिए 10% का स्टेप अप भी करता है, तो इस स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर को देखो। इसमें सनी ने 10,000 रुपए की एसआईपी की है और उसे 20 साल तक 10% से बढ़ाया है। वही 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न पर तो 20 साल बाद उसकी वेल्थ 2 करोड़ 48 लाख की हो जाती है। सेम चीज अगर रॉकी करता तो उसके पास भी 20 साल बाद इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाती, जिससे जब उसका जॉब चला भी जाता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। इसे सही से यूज करके आप भी सनी की तरह करोड़पति बन सकते हैं, या फिर रॉकी की तरह नेगेटिव कंपाउंडिंग के चक्कर में पड़कर रास्ते पर आ सकते हैं। स्टेप नंबर 5, फायर मेथड फॉर अर्ली रिटायरमेंट। अब बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि अगर आपने इस स्टेप को नहीं समझा तो पिछले वो चारों स्टेप्स बेकार हैं। क्योंकि ये स्टेप कहता है आपको पागलों की तरह 50-55 साल तक रिटायरमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, और ना ही आपको अपने बॉस से हफ्ते के 6 दिन डांट खाने की जरूरत है। आप एक सिस्टम बिल्ड करो और जितनी जल्दी हो सके इन चक्करों से बाहर निकल जाओ, जिससे बिना कुछ किए भी आपके पास पैसा आता रहे और आप 55 साल में नहीं बल्कि 30 साल में ही रिटायर हो जाए। फाइनेंशियल कंटेंट कंज्यूम करने और बुक्स पढ़ने से सनी को पहले ही ये रूल समझ आ गया। इसलिए उसने अपना एक डिजायर्ड टारगेट बनाया, जो था 1 करोड़ कमाना। और ये अमाउंट एसआईपी और कंपाउंडिंग की वजह से उसने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था, इसलिए वो जल्दी रिटायर हो गया। पर क्योंकि रॉकी को फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी और उसको ना फायर रूल के बारे में पता था, इसलिए वो मिडिल क्लास ट्रैप में फंस कर रह गया। क्योंकि जब वो 30 का हुआ तो ना उसके पास कोई जॉब थी और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट। रॉकी ने हमेशा अपना पैसा उड़ाया, इसीलिए उसका ये हाल हुआ।
तो अगर आप भी अब तक रॉकी की तरह जिंदगी के मजे लेने के चक्कर में पैसे उड़ाते जा रहे थे तो रुक जाइए, वरना आपका भी हाल रॉकी जैसा होगा। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।